देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में एक और मिनी बजट पेश कर दिया गया है सागदार साहब की जानिब से, जो कल मिनी बजट पेश किया गया जिसमें तकरीबन 170 अरब मालियत का मिनी बजट था, जिसमें टैक्सेस की भरमार की गई। इस मिनी बजट के असरात क्या होंगे और इस मिनी बजट की असल जरूरत क्यों पेश आई? इस मिनी बजट से IMF से हमें कितना कर्ज मिलेगा और इस कर्ज का खमियाजा आम आवाम को कितना भुगतान होगा, यह भी सवाल करेंगे। ऐन रमजान से पहले पाकिस्तान में इस तरह के बजट का आना यकीन तौर पर अवाम के लिए डरावने ख्वाब से कम नहीं। अवाम के ऊपर महंगाई का एक और बम गिरा दिया गया और इस मनी बजट के अनाउंस होते ही हुकूमत की जानिब से एक और बड़ा जबरदस्त इकदाम हुआ। वो ये था कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उसमें भी एक बड़ा इजाफा हुआ, यानी कि पाकिस्तान में अब तमाम तर चीजें महंगी हो जाएंगी और उसका जवाब पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उसको बनाया जाएगा। अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं हालिया कुछ दिनों में जिस अंदाज से बढ़ी हैं उसकी मिसाल पाकिस्तान में कभी देखी नहीं गई। सिर्फ आटे और दाल की जो कीमतें हैं उनमें पर केजी 200 से लेकर 400 तक का इजाफा देखा गया। ये एक बड़ा इजाफा था। एक आम आदमी के नजरिए से देखें तो इस इजाफे के लिए आम आदमी कभी भी तैयार ना था। इसी हाल से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन करें जनाब सलमान अहमद साहब, सीनियर एनालिस्ट, और साथ में हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मेजर रिटायर्ड हारून रशीद साहब, जो कि जबरदस्त तजज़िये से हम सबको आगाह भी रखते हैं और जो ग्राउंड रियलिटीज है उसके बारे में बताते रहते हैं। सलमान साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ये जो बजट कल पेश किया गया इसकी खदो खाल के ऊपर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन इस बजट की जरूरत क्या पेश आई? इज इट जस्ट 1.1 मिलियन डॉलर फ्रॉम IMF या इसके अलावा भी कुछ और मामला हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मुझे बताना होगा कि सितंबर 2022 में लेटर ऑफ इंटेंट IMF से साइन हो गया था, जिसके मुताबिक बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स को गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करना था। मौजूदा गवर्नमेंट ने, इसहाक डार साहब ने, मैं इसहाक डार साहब को इनाम दूंगा ज़्यादा, उन्होंने इम्प्लीमेंट करना था। इसमें एक्सचेंज पॉलिसी थी, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाना थी, उसके साथ साथ फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करने के लिए बजट टैक्सेशन पॉलिसी को अनाउंस करना था। मगर नामालूम वजूहात या कोशिश ये की गई शायद कि IMF किसी तरह से कोई रास्ता दे दे, कोई बचत कर दे, करते 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 ये दिन आ गए और फिर अचानक सारी चीजें हुई, जिसमें आपका एक्सचेंज रेट फ्री फ्लोट हुआ और डॉलर तकरीबन 35-40 रुपए एप्रिशिएट कर गया। पेट्रोल की प्राइसेस जो है तकरीबन 57 रुपए एक महीने में बढ़ी और उसके बाद ये मिनी बजट आया। तो इसका ये होना सितंबर में था। अगर सितंबर में हो जाता तो बेतहाशा फायदे अब तक हो चुके होते। ना ही डॉलर इतना अप्रिशिएट करता, ना ही आपका जो है ये टैक्सेशन इतनी ज्यादा जाती, ना ही इतना डेफिसिट आता, जिसके लिए क्योंकि जो फिस्कल डेफिसिट है उसको मैनेज करने के लिए ये 170 बिलियन रुपीस का कल बजट अनाउंस करा गया है। ये बुनियादी रीजन था। सर, ये सितंबर में इंप्लीमेंट करना किसकी जिम्मेदारी था? हुकूमत की जिम्मेदारी थी, सागदार की जिम्मेदारी थी। अच्छा, मजे की बात यह है कि नेग्लिजेंस हुई है। बाजार ये बताया जा रहा है कि कोशिश थी कि किसी तरह से IMF की सख्त कंडीशंस को बातचीत के जरिए किसी तरह से टाला जाए, लेकिन प्लान B नहीं था, प्लान C नहीं था। प्लानिंग क्या थी? कोई प्लानिंग होती है इंसान के जहन में कि अगर ये नहीं माने तो प्लानिंग थी। मुफ्ती इस्माइल साहब की जगह पर सागदार साहब को लाना था, सबसे बड़ी प्लानिंग तो ये थी। डेफिनेटली ऐसे ही था। और अगर वहां फेलियर ना होता तो फिर ये इकदाम कैसे होता? ये इकदाम अगर फेलियर किस चीज में, सॉरी, जो मुफ्ती इस्माइल साहब के जो टेन्योर में जो कुछ फेलियर हुआ, जो कि शायद हो जाना चाहिए था, बर वक्त अगर इकदाम हो जाते तो शायद साहब की जरूरत ना पड़ती। नहीं पड़ती, उनके नंबर कम हो जाते, उनकी जरूरत नहीं पड़ती, या बल्कि उनकी इज्जत महफूज हो जाती। मैं समझता हूँ कि इसहाक डार साहब तो जो कुछ कर गए, लेकिन इसके जो रिपरकशन है बहुत ही खतरनाक। जैसे आप कुछ कर गए बोला, बड़ा आपने मानी के अंदाज में बोला, जो कुछ कर गए सो कर गए। इसके बाद लेकिन आजम साहब, जो इस वक्त सलमान साहब जो बात कर रहे हैं, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान को कुछ कड़े इकदाम लेने थे जो पाकिस्तान ले सकता था। मुफ्ती इस्माइल साहब उस वक्त लेना चाहते थे, नहीं लेने दिया गया। इज इट लाइक कि क्या PMLN की इंटरनल कंफ्लिक्ट ने पाकिस्तान की मीशत को इस नहज पर आगे खड़ा कर दिया? क्योंकि कहीं ना कहीं उस वक्त PMLN ये चाहती थी, या कुछ सेगमेंट्स ये चाहते थे कि मुफ्ती इस्माइल बैडली फेल हो और फिर सागदार साहब को लाने का एक बड़ा जवाब पैदा किया जा सके। मतलब समाओ आप दिल की है ना, आपने मेरे दिल की आवाज या मेरे दिल में झांक लिया है और आपने वही क्वेश्चन पूछा जो ये सितंबर से शुरू कर रहे हैं। मैं सितंबर से नहीं शुरू करना चाह रहा था, मैं चाह रहा हूं जनवरी मार्च से स्टार्ट करना चाह रहा था। जब मुफ्ती इस्माइल पहली दफा आए, मुफ्ती इस्माइल ने 4 महीने लगा दिए IMF के पास जाने के लिए। जिस तरह PTI की गवर्नमेंट शुरू में आई थी तो उन्होंने 4-5 महीने लगा दिए थे
असद उमर के टाइम पे IMF के पास जाने। अच्छा, बहरहाल उनको जाना पड़ा IMF के पास, 3 वजीर खजाना चेंज हुए और फिर उनको जाना पड़ा। असद उमर, शौकत तरीन, हफीज शेख, वो सब आए और अल्टीमेटली उनको जाना पड़ा। यहां पर भी यही सीन हुआ है। मिफ्ता इस्माइल आए, एक्चुअली इसहाक डार है ना, ये अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं है। तो इसहाक डार कौन है? नवाज शरीफ साहब का समझी है ना, और कौन है? समझी साहब है, इसीलिए अपने सामने किसी, वो बेसिकली ही इज नॉट इकोनॉमिक से इसका कोई वास्ता, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, अकाउंटेंट, हाँ अकाउंटेंट है, इज अकाउंटेंट, नॉट इकोनॉमिस्ट नहीं है। हाँ, इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमिक से इनका कोई मतलब ऐसा वो ताल्लुक नहीं बनता है। जो इकोनॉमिक्स के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे, ना इनकी कोई इसमें PhD है इकोनॉमिक्स में, ना इनका कोई क्वालिफिकेशन है। जो क्वालिफिकेशन ये समझते हैं कि मैं, मेरे जैसा, मेरे से बड़ा कोई है नहीं, ठीक है। बहरहाल अब ये आप कह रहे हैं कि जरूरत क्यों पेश आई, अब ये मुझसे ये कह रहे हैं कि जरूरत क्यों पेश आई। जरूरत इसीलिए पेश आई कि पहली तो बात है कि आपने गवर्नमेंट ली, गवर्नमेंट आपने भले जो भी करके ले ली, ठीक है ना, लेकिन आप देखें कि किसी भी चीज को अगर आपने, पहली तो बात है प्लानिंग, लैक ऑफ प्लान A, प्लान B, प्लान C। अगर आप किसी भी चीज में जाते हैं तो प्लान A, प्लान B, प्लान C, प्लान D करते हैं। वो कहते हैं हम IMF को आंख दिखा देंगे। IMF को आंख तो आप उसी सूरत में दिखा देंगे कि आपके पास कुछ हो, ठीक है ना। आप कहते हैं हम सऊदी अरब से जाकर भीख मांग लेंगे, पैसे ले लेंगे। आप कहते हैं कि जी हमें ना UAE के पास चले जाएंगे, भीख लेंगे। आप चाइना से पैसे ले लेंगे। पिछले 70 साल से तो आप यही कर रहे हैं। आप ये डिपेंड, आप ये सोच के बैठे। मेरा सवाल फिर वहीं पे, मुझे ये बताएं कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो डिले किया, मिफ्ता इस्माइल साहब ने खुद से तो डिले नहीं किया, उनको कहा गया होगा, उनको हुकूमत की जानिब से ये फैसला लेने के लिए रोका गया होगा। ऑब्वियसली रोका किसने था? शहबाज शरीफ साहब ने रोका था, मियां साहब ने रोका था, किसी ने तो रोका था, क्योंकि रोका था। डार साहब लगातार तनकीद कर रहे थे फॉरेन मीडिया में बैठ के, पाकिस्तान लंदन बैठ के पाकिस्तानी मीडिया को इंटरव्यूज जो दे रहे थे, वो लगातार तनकीद कर रहे थे। तो कोई तो वजह नहीं होगी कि मिफ्ता इस्माइल साहब वो डिसीजन ना कर पाए। देखें, मैं PMLN में 3 आदमियों की चलती है, PM की नहीं चलती है। मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले जो चलती है ना, वो चलती है आपकी इसहाक डार की, मरियम नवाज की और राना सनाउल्लाह की। ये तीनों जो है ना, ये नवाज शरीफ साहब को भूल गए। नवाज शरीफ तो उनकी जो वो फीडबैक करते हैं, जो उनका कान भरते हैं ना, जिस तरीके से उनको फीडबैक मिलता है, उसके ऊपर वो नवाज साहबा ने कह दिया कि अभी हमारी हुकूमत नहीं, हमारी हुकूमत वो होगी जिसमें मियां साहब खुद वजीर आज़म। मियां साहब क्या अभी 70 साल को क्रॉस करके वो भी मेरे वैसे ये स्टेज है ना, आपको पता है ना कि 60 साल के बाद, ये तो हमारे दीन के अंदर भी है ना कि भाई 60 साल के बाद है ना आदमी सठिया जाता है। तो ये सठिया गया है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। नवाज शरीफ भी सठिया गया और भी बहुत से लोग सठिया गए, ठीक है। तो 60 इयर्स के बाद बंदे अगर कोई डिसीजन दे रहा होता है ना, तो उसके अंदर उसके एडवाइजर अच्छे होने चाहिए, उसके लोग अच्छे होने चाहिए, और कोई काम की है ना बात है। 60 साल के बाद बंदे की है ना, जो चीजें होती है ना, बहुत सारी चीजें वो खत्म हो जाती है। सही, ठीक है, ये पॉइंट आगे। लेकिन सलमान साहब अगेन सवाल वहीं पे, जो डिसीजंस की हम बात करें, पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, मीशत की पर बात आती है, सबसे ज्यादा कहा जाता है टाइमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उस वक्त ये डिसीजन नहीं लिए गए, अब ये डिसीजन लिया जा रहा है। अगर उस वक्त ये डिसीजन ले लिया जाता तो कितना कम नुकसान होता है बनिस्बत आज के। क्या ये जो आज टैक्सेस का बोझ है या दीगर जो मामलात हैं, उस अंदाज से ना होते, कुछ इसका मैग्नीट्यूड कम होता? सर बहुत बड़ा नुकसान है। आप देखें, हमारा जो रिजर्व है इस वक्त $3 बिलियन के अंदर आ चुका है, शायद 71 के बाद लोएस्ट एवर इन द हिस्ट्री है। और ये सबसे बड़ा नुकसान ये है, ये हरगिज ऐसा नहीं होता। रेमिटेंसेस में कमी आई, क्योंकि आपका डॉलर मसनूई तरीके से रोका हुआ था, रेमिटेंसेस फिर थ्रू इलीगल चैनल्स के जरिए आती रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रुक गई, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से डॉलर्स का इनफ्लो पाकिस्तान में कम हो गया। और बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जो अगर ये टाइमली उस वक्त ले लेते, आज वो मसलन इंटरेस्ट रेट का आप लेना, उसका इम्पैक्ट आगे आएगा। वो तो अभी हमने एक और धमाका होगा, करीब होगा वो। अल्लाह 2% तक की बात है, उसके ऊपर भी यकीन तौर पर साहब ने कुछ सोचा होगा। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, तमाम तो टैक्सेस है, एक खास तबका उसने बात कही कि जरूर ये बात कहनी, जो सिगरेट्स हैं उसके ऊपर जो टैक्सेस लगाए गए हैं, 6.5 रुपए से जो टैक्स बढ़ा के 16.5 रुपए तक या 16 रुपए तक ये टैक्स बढ़ा दिया गया। सर क्या सिगरेट पीने वाले हजरात, वैसे अच्छी चीज नहीं है सिगरेट, लेकिन क्या सिगरेट पीने वाले हजरात से ही सारा पैसा वसूल करना है? नहीं, देखिए वो जहाँ पे
हाथ लगा है वहां पे लगा दी, लेकिन ऐसा नहीं है। सिगरेट के अलावा बहुत सारी चीजें अब आप कोई भी तकरीब करेंगे, किसी भी हॉल में करेंगे, आपको 10% जो है टैक्स देना पड़ेगा, खा वो सालगिरह की तकरीब हो या कोई भी गैदरिंग हो, इस तरीके से वो टैक्स लगाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो जाएंगी। और जिस तरीके से जनरल सेल्स टैक्स को 1% बढ़ाया, ये हर चीज को कवर करेगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सब 80 to 90% अब इनडायरेक्ट टैक्सेस है और 10-15% डायरेक्ट टैक्सेस है, जो पूरी दुनिया में ये उल्टा सिस्टम होता है। हमारे ये हालांकि कहा ही जाता है कि अशराफिया के ऊपर टैक्सेस आयद किए गए हैं, ना कि आम आवाम के ऊपर किए गए हैं, लेकिन जिस अंदाज से जो सेल्स टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, अब इसका ये मतलब निकाला जा सकता है हारून साहब के हुकूमत ने अगेन अशराफिया की तरफ की टैक्सेस नहीं लगाए जो हुकूमत क्लेम करती है। हुकूमत का फोकस आज भी एक आम आदमी है, एक मुतवस्सित तबका है, एक सैलरीड क्लास है। देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपके यहाँ ज़रूरी टैक्स लगता ही नहीं है, ठीक है। ज़रूरी टैक्स नहीं है, ज़रूरी टैक्स नहीं है। आपकी जो जितने भी अशराफिया है ना, वो सब 5-5 हजार के नाल लेकर बैठे हुए हैं, एकर्स लेकर बैठे हुए हैं, उनकी करोड़ों अरबों की आमदनी आती है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। मैं आपको ये रेमिटेंस के हवाले से बता देता हूँ कि मंथ और मंथ ये जो जनवरी के जो फिगर्स आए ना, उसके अंदर 10% आपका रेमिटेंस कम हो गया। पहली दफा ये हुआ है 2 साल के बाद कि ये 1894 यानी 19 बिलियन हुआ है, ये 2 बिलियन से ज्यादा ही होता था। और अगर आप ईयर एंड ईयर पे देखें तो वो 16 बिलियन है ना, अभी तक के जितना ये ईयर में है, 16 बिलियन की है ना इनको आई है, जबकि उस वक्त यही अगर 2022 का अगर हम फिगर देखें तो वो 18 बिलियन, यानी आपके 2 बिलियन कम आए। ठीक है। रेमिटेंस इसलिए, अच्छा रेमिटेंस कम आने की वजह यही वजह है कि एक तो डॉलर आपका ना, देखिए मसनूई तौर पे इसाक डार साहब ने कहा कि जी मैं 200 पे लेकर आ जाऊंगा, तो मसनूई तौर पे $220, अब 228, 225, 230 के ऊपर इसको होल्ड किया गया। जब होल्ड किया गया तो बाहर भेजने वाले लोगों ने, जो आपके जो जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो काम करने वाले एम्प्लॉइज है वहां पर, उन्होंने पैसे नहीं भेजे और दूसरे चैनल से भेजे। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि रात को आप 12 बजे चले जाए, 1 बजे चले जाए, आपको हर जगह गाड़ियां है ना, रश इतना मिलेगा और होटलें आपकी सारी फुल मिलेंगी। पैसा बेताशा है पाकिस्तानियों को। सर ये एक ऐसा सब्जेक्ट पे बात करते हैं क्योंकि मैं अगले सेकंड में इसी के ऊपर बात करनी है। हाँ। ये जो इकदाम हुए ना, ये सवाल भी छोड़े जाता है, आप ही कंटिन्यू कीजिएगा कि इस वक्त जो इकदाम किए गए हैं, जिस अंदाज से शादी ब्याह की तकरीबात के ऊपर टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, जीएसटी के ऊपर एक बड़ा टैक्स बढ़ाया गया है, जिस अंदाज से टैक्सेशन की जा रही है, क्या ये तमाम इकदाम पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करेगा या पाकिस्तान में जो ग्रे इकोनॉमी है, जो ब्लैक इकोनॉमी है, जो पैसा है जो कि मंजर आम पे नहीं आता, उसको प्रमोट करेगा? इस वक्त तो बाजार यही नजर आता है कि इस तरह के इकदाम एक आम आदमी को टैक्स रिजीम से दूर कर देंगे। इसको बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरूर। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के पास जो रिजर्व की जो तादाद है वो तकरीबन $2.9 बिलियन तक मौजूद है, जबकि पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है एक माह का तकरीबन $1.5 बिलियन तक का है। अगर ये तस्लीम कर लिया जाए कि पाकिस्तान इस माह में ये IMF के मामला को तय करने में नाकाम होता है, तो पाकिस्तान के जो रिजर्व हैं वो तकरीबन 1.5 से लेकर $2 बिलियन तक सुकड़ के रह जाएंगे। इसका नतीजा क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा कि ये क्लियरली कहा जा सकता है कि पाकिस्तान एक बड़ी डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। एक और चीज अगर इसमें ऐड कर दी जाए कि पाकिस्तान में जो पोर्ट्स पे हैं, जो मामला है, जो कंटेनर्स आए हैं और जो एलसीज नहीं खुल पाई हैं, अगर इस सब को ऐड कर लिया जाए तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त रिजर्व्स की तादाद मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को 20 से 25 दिन तक सपोर्ट कर सकते हैं। वो भी आइडियल सिनेरियो की बात की जा रही है, अदरवाइज ऑप्शन कोई और नजर नहीं आता। ओवर द इयर्स पाकिस्तान ने स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं की और स्ट्रक्चरल अमेंडमेंट्स करके जो पाकिस्तान को बेहतरी लानी चाहिए थी वो पाकिस्तान ना ला सका। दूसरी जाने पाकिस्तान ने कोई और ऐसे एवेन्यूज भी नहीं क्रिएट किए जहां से पाकिस्तान डॉलर्स को का इनफ्लो बढ़ा सकता। हुकूमत की तरफ से जो ट्रस्ट डेफिसिट है उससे पाकिस्तान के रेमिटेंसेस को तो बहुत हद तक धचका दे ही दिया, लेकिन क्या इन तमाम टैक्सेस के बाद पाकिस्तान में एक ब्लैक इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे बहुत सी चीजें अनडॉक्यूमेंटेड होंगी? क्या हुकूमत के इस तरह के इकदाम पाकिस्तान में इस रविश को प्रमोट करने जा रहे हैं? यानी हर्षद ये जरा बताइएगा कि ये जो इकदाम हो रहे हैं इसके बाद ये ब्लैक इकोनॉमी कितनी हद तक प्रमोट हो जाएगी? सर ये मैं आपके सवाल पे बात जाऊंगा, पहले एक दो चीजें आपको बता दूं। बात ये है कि आपकी जो आप सब्सिडीज दे रहे हैं ना डिफरेंट सेक्टर्स को, वो सालाना सब्सिडीज दे रहे हो $17 बिलियन की है। IMF से आप ले रहे हैं 1.12 बिलियन, ठीक है। $17 बिलियन की आप सब्सिडी दे रहे, क्यों दे रहे भाई? ठीक है ना।
अगर मेरे में ये गट्स है, तो मैं तो इंटरनेशनल मार्केट में अपनी चीज के ऊपर पैसे लूंगा ना। आप एक्सपोर्टर्स को दे रहे हैं, आप किसानों को दे रहे हैं, आप है ना फैक्ट्री ऑन इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं, आप क्यों दे रहे हैं? ठीक है ना, ये सारी। अच्छा, दूसरी बात है, एक्सपोर्टर्स को आपने ये दिया हुआ है कि 6 महीने तक आप अपने पैसे बाहर रख सकते हैं। सही। अब क्या हुआ कि जब डॉलर, आपको पता है एक वजह डॉलर की जो अनस्टेबल होने की, जो फ्री फ्लोट होने के बाद डॉलर आया और ये 10-15 रुपए जो कम हुआ है, क्योंकि एक्सपोर्टर अपना पैसा लेकर आया। बिल्कुल सही। बाहर के एम्प्लॉइज ने पैसे नहीं भेजे, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसे नहीं भेजे, कम किए, पैसे इतने कम नहीं हुए, लेकिन एक्सपोर्टर के पैसे नहीं आए। इसकी वजह से एक बड़ा आपकी तस्वीर कर दूं, एक तो ये कि $4 बिलियन की है ना जो एलसी जो निकले, $4 बिलियन का सामान पड़ा हुआ है बिल्कुल इसके ऊपर। ठीक है, तो आप है ना नेगेटिव में चले जाते हैं 1 बिलियन, अगर 3 बिलियन के रिजर्व है। दूसरी बात मैं आपको ये कर दूं कि आपका जो एक महीने का जो बिल है ना, वो $6 बिलियन है, इंपोर्ट का बिल है, नॉट $1 बिलियन, इसलिए $6 बिलियन। चलो ठीक है। अच्छा ठीक है, अब आपका सवाल पे आ जाते हैं कि ब्लैक इकोनॉमी बढ़ जाएगी। देखिए, पाकिस्तान में पिछले 70 साल से ब्लैक इकोनॉमी ही है। आप देखें जोड़िया बाजार के अंदर एक आदमी भी अपने आप को रजिस्टर्ड कराने के लिए तैयार नहीं है। आप देखें मोबाइल मार्केट, क्यों नहीं, ये भी तो सवाल है ना हुकूमत के ऊपर। गवर्नमेंट इज नॉट देयर, क्योंकि अगर बंदा खुद करप्ट होगा तो वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है। देखिए, आपकी जुडिशियरी में करप्शन है, आपकी पुलिस में करप्शन है, आपकी है ना पॉलिटिशियन करप्शन है। ठीक है, जनरली स्पीकिंग इवन अभी है ना, तो जाहिर है कि अभी एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ये करप्ट, ठीक है ना। तो आपका जो सारी अशराफिया है, जिसके अंदर ये चारों चैप्टर्स हैं, जो चारों पिलर्स है, वो सब करप्ट है। हो सकता है इक्का दुक्का लोग अच्छे भी हो, ठीक है ना, लेकिन जनरली स्पीकिंग दे आर मोस्टली करप्ट। जब वो करप्ट होंगे तो आप एक बात बताएं कि कैसे है ना, ट्रस्ट नहीं आ रहा ना, आवाम का ट्रस्ट बाहर नहीं हो रहा ना। देखिए, आप एक आदमी ने $30 बिलियन है ना जाकर है ना तुर्की के एम्बेसी में जाकर दे दिया, ठीक है ना। पाकिस्तान में इससे ज्यादा आ सकता है, लेकिन आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है ना। आपके प्राइम मिनिस्टर अभी चले गए टर्की, क्या जरूरत है जाने की, क्या कर लेंगे, क्या झंडे गाड़ लेंगे उधर दलदले में जाकर, वो क्या वो लोगों को बाहर निकालेंगे वहां से, क्या डिगिंग करेंगे, क्या करेंगे वो उधर जाके क्या करेंगे? वो फोन पे उन्होंने कंडोलेंस तो कर ये एक है सवाल है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन मेराज सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन कर चुके लाइन पे। मेराज साहब, ये जो बजट पेश किया गया, मिनी बजट जिस अंदाज में पेश किया गया, और फिर ऐड कर दूं रमजान से बिल्कुल पहले पेश किया गया, इसके असरात एक आम आदमी के ऊपर किस अंदाज से पड़ने जा रहे हैं, और हुकूमत ने क्या सोच के इस तरह के इकदाम किए? क्योंकि वक्ती तौर पे हमें IMF के साथ तो मामला बेहतर हो जाएंगे, लेकिन एक आम आदमी, एक आम आवाम इसके बाद किस जगह पे खड़ेंगे? जी मेरा सर, बिल्कुल बात सही है कि कंडीशन है, लेकिन इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान की तारीख का सबसे बुलंद सतह पर मौजूद है हम, और इसकी वजह यहाँ पर भाई बता रहे हैं कि डॉलर की शॉर्टेज है, मजबूत कितना है, और जहाँ करप्शन का निजाम है, बिल्कुल सही है। एक्चुअली हमारे पास डायरेक्शन दुरुस्त नहीं है, हमारे पास एक जरिया है कि IMF से हम कर्जा कैसे देंगे। जो ब्लैक इकोनॉमी है, वी आर प्रोमोटिंग दिस ब्लैक इकोनॉमी ना, इसका कोई हल तो नजर नहीं आ रहा। गवर्नमेंट को तो चाहिए था कि इस वक्त आपके टैक्सेस में उस तरीके से इजाफा किया जाता कि टैक्स नेट बढ़ता। आपके जो इस वक्त जो डिग्स हैं, आप उसको क्लोज कर रहे होते, जो आप जिस वजह से सिंक कर रहा है ये पूरा का पूरा शिप। हुकूमत का उस तरफ कोई ऐसा इकदाम नजर नहीं आया, कोई एक ऐसा मेजर नहीं है जो आपके मुल्क में डॉलर के इनफ्लो को प्रमोट कर सकते हैं। इस वक्त हुकूमत तो सिर्फ इस तरह के इकदाम कर रही है जो IMF कह रहा है कि, और वो कर रही है हुकूमत। देखिए, अकॉर्डिंग टू दी कैलकुलेशन 40% पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो ब्लैक इकोनॉमी पर मुनहसर है, और ये बहुत बड़ा पोर्शन है। शायद दुनिया में दूसरे नंबर पे हो, शायद तीसरे नंबर पे, रैंकिंग इतनी ही होगी। तो ये समझने कि 40% जिस मुल्क की इकोनॉमी जो है वो आउट ऑफ द आपकी कैलकुलेशन हो जाती है, तो 40% टैक्सेशन और ये सारी चीज़ें तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। अब 60% रह जाता है, उसमें फिर सारे 60% में आपका डिफेंस बजट भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो सवाल जो अभी हो रहा था, डिस्कशन हो रहा था कि आया इन चीज़ों को जो है जैसे एग्रीकल्चर टैक्स की है, अब वो चीज़ें जो अब तक नहीं हुई है, एक हद होती है, एक लिमिट होती है, वो मेरे ख्याल है वो दिन आ रहे हैं कि वो चीज़ें जिससे हमेशा अवॉइड करेगा, जिनको हमेशा बचाया गया और कल के बजट में भी बचाया गया है, सफाई से बचाया गया, और सारा का सारा बोझ घूम करके आम आवाम क्यों बचाया गया? अगर मैं सवाल आपसे खुद है, बैंक है, खुद है, कमीशन मिलता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं।
एक नहीं है, बहुत सारे मतलब मुल्क ना बचाओ कमीशन बचा लो। यस डेफिनेटली। चले मेहराज साहब आप लाइन पे आ चुके हैं, जरा आप जो बात कर रहे थे अगर उसी को दोहरा दें क्योंकि आपकी आवाज से क्लियर नहीं थी। इमरान खान का जो IMF का मुआहदा था उसकी वजह से 70 अरब का मजीद बोझ जो है वो पाकिस्तानी अवाम पर है। आपके पास चीजों पे रेट बढ़ा है, वो बच्चों के सेट और जिंदगी का सामान है। यकीनन पेट्रोल के जो रेट बढ़ रहे हैं उसकी वजह से भी इंसान की जो रेगुलर के एक्सपेंस बजट को फेल कर देगा। जो एक लेबर की प्रथा है उसको नीची नहीं कर सकता है, वो यकीनन एक गरीब आदमी सरकार की गिर सकता है इस बजट के मिनी बजट के लिहाज से। लेकिन मैंने बताया कि पहले भी और अभी भी हुकूमत के पास आप जो मूलियों का रेट 200 रुपए तो पा करके आप 2000 रुपए कर देते हैं, जिससे जानों को नुकसान होता है। आप लग्जरी चीजों से बड़ा आप क्या समझते हैं? आप हुकूमत के जो गाड़ियां हैं जो सिर्फ में सिर्फ 25,000 गाड़ियां सवार होती हैं और जो लाखों लीटर का पेट्रोल यूज होता है, क्योंकि जैसे मुल्क में टोटल 45 गाड़ियां यूज होती हैं, तो 25,000 गाड़ी सिर्फ एक सूबे में सरकारी है और इसके अलावा पता नहीं। तो पाकिस्तान में हुक्मरान जो है वो गलती कुछ भी करें, लेकिन आवाम को इस बजट का नुकसान होता है और हो रहा है। लेकिन मेरा सब आपने जो बात कही कि खान साहब के दौर में जो इकदाम हो जाते तो शायद सूरत हाल बेहतर हो जाती। मुझे सब ये समझा दें कि इस हुकूमत ने 10-12 माह गुजार दिए हैं और हुकूमत में आने से पहले ग्राउंड रियलिटी से बखूबी वाकिफ भी थे, लेकिन इस सब के बावजूद अगर हुकूमत इस तरह के इकदाम कर रही है जो कि शायद हुकूमत करना नहीं चाहती, बजाय ये कहा जा रहा है, तो क्या हुकूमत को इसमें बरी जमा किया जा सकता है? लेकिन जब भी हम बैंक से कर्जा लेते हैं तो कर्जा लेने वाले की कोई शराइत नहीं होती है, कर्जा देने वाली की शराइत होती है। इमरान खान ने शुरू के अपनी हुकूमती औकात के जो 9 महीने हैं उसमें IMF की तरफ वो नहीं किया। जब वो बिल्कुल गिर गया, मसाइल में आ गए, हुकूमत के मसाइल हो गए, तो जब हुकूमत के पास, लेकिन उसके बाद 3.5 साल की हुकूमत कर ली ना खान साहब ने, 3.5 साल की हुकूमत कर ली। खान की हुकूमत के लोग नहीं गए, उन्होंने कहा अपने कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। जब 9 महीने के बाद है तो IMF से अपने शराइत जो किए थे उस शराइत के नतीजे में अभी 170 अरब का। लेकिन ये 10 महीने तक इसाक डार साहब भी नहीं गए, मिर्जा इस्माइल साहब भी नहीं गए, तो उसकी भी तो कोई वजह रही होगी, उनको तो खान साहब ने नहीं रोका था। नहीं, अभी इस टाइम पर जो दोबारा मुआहदे हुए, मैंने कहा कि इस मुआहदे पर यकीनन जो पैसे देगा उसके मुआहदे माने जाएंगे। उन्हें अपने पूरे स्टेट बैंक में पूरी कंप्लीट करनी है IMF ने और पूरे पाकिस्तान के हर चीजों पर। आप यकीनन देखें कुछ चीजों पर उसने कहा कि सरकारी जैसे 17 ग्रेड के जो अफसरान होंगे वो साल में 2 मरतबा देंगे और दीगर स्टैब्लिशमेंट के इदारे ऑडिट से बड़ी जमा है। तो देखिए कुछ अपने मफादात जो वो कर रहे हैं, लेकिन जिससे आवाम को फायदा है उससे कुछ भी नहीं हो रहा है। ये आपका पॉइंट आ गया मेरे पास मेहराज साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन आजू साहब ये जो मेहराज साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, माजी में हमेशा से ये होता रहा, बल्कि सागदार साहब ने फ्लोर पे भी कहा कि इस वक्त जो कुछ किया जा रहा है वो खान साहब का है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून ने जो इक़दाम उठाए हैं, क्या इज इट बिकॉज ऑफ लास्ट सरासर गलत बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है। ठीक है, मेरे हिसाब से इमरान खान साहब शुरू में असद उमर के टाइम पे नहीं गए, इसी तरह जैसे प्रेशर है ना मिफ्ता इस्माइल पे था, ऐसे असद उमर के ऊपर भी था कि हमने IMF के पास जाए। द मोमेंट दे वेंट टू द IMF, इन्होंने अपना सारा मुआहदा पूरा किया। ठीक है, सिर्फ लास्ट मोमेंट पे जब पेट्रोल किए ना, आखिरी महीने में पेट्रोल के 10 रुपए कम किए, इसके अलावा दे वर गोइंग वेरी वेल। ठीक है, और $16 बिलियन की आपके रिजर्व थे। $16 बिलियन कहां चला गया ये तो पहले बताए ना। $16 बिलियन का जो आपका रिजर्व था वो कहां चला गया? वो चला उड़ गया, हवा में चला गया। ठीक है, एक बात, आपका डॉलर 170 के ऊपर था। ठीक है, आप लेकर आए इसको 277 पे, 100 रुपए बढ़ा दिया। आपकी दाल 100 रुपए की थी, आप 250 रुपए के पर लेकर गए। आपका आटा 60 रुपए का था, आप उसको 130 रुपए पे लेकर 140 रुपए पे लेकर आप है ना, सारा इल्जाम है ना, सारा ये इमरान खान ने किया, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको बताऊं, इन्फ्लेशन अभी जो मूडीज ने अभी है ना, उसके एनालिस्ट ने अभी इन्फ्लेशन का जो रेट दिया ना पाकिस्तान में जो दिया है,
वो दिया 33%। यदि 33% है ना इन्फ्लेशन है, तो ये इमरान खान की वजह से 33% है। आपका इंटरेस्ट रेट है ना 7% था, आप 18% का इंटरेस्ट रेट लेकर गए, ये इमरान खान की वजह से। नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं, गलत प्रोपेगेंडा है। हुकूमत में आने से पहले शायद फकान अब्बासी साहब की बात करें, मिफ्ताह इस्माइल साहब की बात करें, खुद शहबाज शरीफ साहब उसको कहते थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होनी चाहिए, महंगाई बहुत कर दी, महंगाई कम होनी चाहिए, और बड़े आदाद शुमार दिए जाते थे। और इनफैक्ट महंगाई मुकाम मार्च मुस्लिम लीग नून ने अपने पीडीएम के तमाम तर जो साथी थे उनके साथ मिलकर किया, मुल्क की एहतजाज था। इस सब के बाद अगर हुकूमत का ये स्टांस है तो फिर हुकूमत कहीं ना कहीं आवाम तो गुमराह कर भाई इन्होंने तो साफ साफ सारे ना टॉक शोज में एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई हम जो आए थे ना, हमारे को ये था कि हम जेल में चले जाएंगे, तो हम हमारे अपने केसेस खत्म करने आए। एक्चुअल है ना, मैं आपको बता दूं, खाकान अब्बासी, साद रफीक, एहसन इकबाल, इनके ऊपर मैं समझता हूं कि मिफ्ताह इस्माइल जो केसेस थे वो सही नहीं थे, ठीक है ना। लेकिन जो केसेस शहबाज शरीफ के ऊपर, हमजा शहबाज के ऊपर थे, ठीक है ना, और जो नवाज शरीफ के दौर में जरदारी साहब के ऊपर थे, ओमनी ग्रुप के ऊपर था, आगे जो वो सारे केसेस जेन्युइन केसेस थे, ठीक है, और वो केसेस वो उन्होंने खत्म कराने आए। मुझे मेरा सबसे पॉइंट लेते हैं मेरा सब इस वक्त मैं अगर इस बात की बहस से कतई नजर कि किसने क्या किया है, क्या हो सकता था माजी में, इस वक्त जो हुकूमत ने किया है इसके असरात आम आदमी पे किस हद तक पड़ने जा रहे हैं, आम आदमी के लिए जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, हुकूमत की तरजीहात में डिपेंड करता है। ये जो मोहतरम फरमा रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है कि देखिए वो अपने केसेस को खत्म करने आए थे, तो 3.5 साल में ये सजा दे रहे थे। 3.5 साल तो हुकूमत में थे। शुरू में जो बात उन्होंने की थी कि जब अभी कम से कम वो हुकूमत में आने के बजाय ऑपोजिशन का मजबूत सीट और मजबूत जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो इमरान खान के पास है, तो वो रोडों पे निकलते, महंगाई के निकलते, पेट्रोल बढ़ने के निकलते, चीजों की महंगाई से 33% अगर हो गए निकलते, नहीं निकलने। ये जो पीडीएम है ये भी इक़्तिदार हासिल करने के लिए वक्त था। इमरान खान की भी जो जद्दोजहद है वो इक़्तिदार की जद्दोजहद है। और इस जद्दोजहद में आवाम क्या खड़ी है ये तो बता दें मेरा साहब, क्योंकि जद्दोजहद तो हो जाएगी, सब अपने अपने जगह पे पहुंच भी जाएंगे। मैं बिल्कुल ये इररिलेवेंट शायद सोशल होगा, हुकूमती तरक्यात में जो स्कूल और जो तालीमी चीजें हैं उसमें वो 5% साल में इंक्रीमेंट करेंगे, बाकी चीजों में 33% करेंगे। ये हुकूमत की तरक्यात है। आज हमारे पास नस्लों की फिक्र नहीं है, ये इनको अंदाजा है कि अपने मिनी बजट में क्या ये जो इंडोनेशियन पेपर मंगवाते हैं, पाकिस्तान के पास कॉपीज नहीं है, किताबें छापने के फैक्ट्री नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इस तरजीहात पर नहीं है कि हमारी नस्ल जाहिल हो जाएगी, क्योंकि इन्हें अपनी फिक्र है। ये आने वाली नस्ल की फिक्र नहीं करते तो इन्हें गरीब आवाम की क्या फिक्र होगी। इमरान खान हो, मैं एक बात करके बात खत्म करूंगा, जैसे हस्पानी जो है वो 500 अरब रुपया इंडिया में अपना रखता है, तो क्या इमरान खान, क्या जरदारी साहब, बिलावल और नवाज शरीफ अपने पैसे कम से कम ले आए, यहाँ पर हुकूमत स्टेट बैंक में रखवा दें, हुकूमत उनको बरीज जमा कर दे, भाई कोई सजा इनको नहीं दे सकता है, लेकिन कम से कम पाकिस्तान में रिजर्व तो बढ़ जाएगा। सर ये आपने ऐसी बात की कि शायद ये होना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन क्योंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, दुआ तो हम भी करते हैं कि इस तरह का कुछ हो जाए, लेकिन यकीन जाने इस तरह का कुछ होने नहीं जा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। जरा ब्रेक के तरफ चलते हैं, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एक सवाल बड़ा अहम है कि इस वक्त पाकिस्तान जिस अंदाज से माशी तौर पर मुश्किलात में गिर चुका है, आज तो इसके असरात यकीनी तौर पर हो रहे हैं, लेकिन आगे चल के इसके असरात और ज्यादा खौफनाक हो जाएंगे। पाकिस्तान दुनिया के उन तरक्की याफ्ता ममालिक से और ज्यादा पीछे हो जाएगा, और जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो पाकिस्तान में, एशिया में हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं, उनके साथ पाकिस्तान किस दौड़ में कितना पीछे हो जाएगा, ये यकीनी तौर पर सोचने की बात है। एक चीज और भी ऐड कर लें कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है। पाकिस्तान के पास अगर एक स्टेबल इकोनॉमी नहीं होगी तो पाकिस्तान के लिए कितनी सारी मुश्किलात हो सकती हैं। इसकी और बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपके बार से खुशामदीद कहते हैं। जरा तस्करा करते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त ज्योग्राफिकली कहाँ खड़ा है।
इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान पॉलिटिकल इस हद तक अनस्टेबल है कि पाकिस्तान में कौन सी हुकूमत किस हद तक सरवाइव कर सकती है, सस्टेन कर सकती है, कहना मुश्किल होगा। साथ में पाकिस्तान में खान साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि गिरफ्तारियों का अमल है और गिरफ्तारियां हो सकती हैं और बड़े पैमाने पर अगर गिरफ्तारियां होती हैं तो इसके असरात पाकिस्तान के ऊपर कैसे होंगे, किस अंदाज से हेडलाइंस लगेंगे और इसके असरात पाकिस्तान की मीशत पे कैसे होंगे। और अगर ये सब कुछ चलता रहा, जिस आज हम लड़ाई झगड़े में जो हम देख रहे हैं कि जो हमारे पॉलिटिकल अशराफ है एक दूसरे दस्तों गिरेबान हैं, इसके असरात ना सिर्फ पाकिस्तान में आज देखे जाएंगे बल्कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पड़ोसी ममालिक के साथ जो तरक्की की जो दौड़ है उसमें कितना पीछे रह जाएगा, इसकी और बात करते हैं। सलमान साहब, इस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, इस तरह के बजट को इम्प्लीमेंट कराना बगैर पॉलिटिकल सपोर्ट के, बगैर एक यूनिटी के, इट्स नॉट पॉसिबल। फिर एक तरफ से एजिटेशन नजर आ रही है, एग्रेशन नजर आ रहा है, गिरफ्तारियां नजर आ रही है, आम आदमी इस सबको देखते हुए क्या कंफ्यूज ही होगा ना। मुझे तो नहीं लगता कोई एक पॉजिटिव सिग्नल नजर आ रहा है इस पर। देखें मुनीर साहब, बड़ी आसान सी बात है, जब किसी इंसान को, खासतौर पर पॉलिटिशियन को अपने मुल्क पे जब भरोसा नहीं होता है या कोई और खांचेबाजी जहन में होती है तो वो अपने असासे बाहर बनाता है। तो जब हमारे सियासतदानों के जिनके असासे बाहर हैं, अब अगर वो रूलिंग पार्टी रूलिंग में आ जाए, रूल करने लगे मुल्क को, तो ज़ाहिर है फैसले किस तरह के होंगे। उन्हें इस बात का कतई एहसास नहीं होगा कि यहाँ जो लोग रहते हैं वो उनके ऊपर क्या गुजरेगी, इसके रिपरकशंस क्या होंगे। जैसे कि अभी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की, न्यूक्लियर स्टेट की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। अब न्यूक्लियर स्टेट होते हुए जब हमारे मईशत के हालात इस स्टेज पर आ चुके हैं तो खुदा ना खास्ता कोई भी बड़ी ताकत आके हमसे निगोशिएट कर सकती है न्यूक्लियर पे। यहाँ पे इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत के बारे में मैं कह चुका हूँ, जिनके असासे बाहर हैं वो किस हद तक सिंसियर हो सकते हैं। अपोजिशन तो सिंसियर होना चाहिए, उनका दावा भी है। तमाम सियासी झगड़े वगैरह खत्म करके, अब सदर साहब ने साइन नहीं करा। इस वक्त हुकूमत की अव्वलीन तरजीह मईशत माजत का नजर नहीं आ रही। तरजीह है कि किसी तरीके से खान साहब को गिरफ्तार किया जाए या तहरीक इंसाफ को साइडलाइन किया जाए। अगर ये काम हो जाता है, खान साहब की गिरफ्तारी का अमल हो जाता है, मुल्क में जो इंतशार होगा किस हद तक ये इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, ये हाथों से बात निकलती है। देखिए, मैंने तो इतनी बड़ी बात कर दी, जब असासे बाहर हैं तो उन्हें इस बात की शायद परवाह नहीं। अगर इस बात की परवाह होती तो बहुत पहले बहुत सारे ऐसे फैसले हो जाते। लेकिन मैं समझता हूँ कि दूसरी तरफ के सियासतदानों को भी थोड़ा सा एक समझदारी का, एक मैच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए इस वक्त इंतशार की तरफ ना जाएं, बेहतर है। कुछ अरसे के लिए तमाम अख्तिलाफात को बुला के, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जवाब। हारून साहब, मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा है खान साहब गिरफ्तारी नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं। असल में आप वही अपने आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहे हैं सर। वो असल जवाब दाएं बाएं जा रहे हैं, दाएं बाएं जा रहे हैं, मतलब का नहीं दे रहे, दाएं बाएं जा रहे हैं। सर के मतलब का जवाब नहीं है, इसलिए ये कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ, मैं आपको हूँ। इसका जवाब दे देता हूँ। आप दे दीजिए, आप दे दीजिए सर। आप देखें सर, मैं आपको पहली बात सर बता, सिंपल है, मुझे बता दें, हुकूमत खान साहब को गिरफ्तार करना चाह रही है, 100% कर जाएगी। देखिए, हुकूमत में जो चलती है ना, मैंने आपको बोला शहबाज शरीफ इज द डमी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। हुकूमत में चलती है वो 3 बंदों की चलती है, इसहाक डार, मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह, सही है, ठीक है। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, साद रफीक, एहसन इकबाल, ये डिसेंट लोग हैं, इनको साइडलाइन कर दिया गया है। आपको पता है ये साइडलाइन हो गए ज्यादातर। सर इस साइडलाइन होने के बाद आपको ज्यादा डिसेंट नहीं लगने लगे? नहीं, मेरे को पहले से ही डिसेंट लगते थे, मिफ्ता इस्माइल वगैरह। मैं आप मेरे पुराने आप तहरीक इंसाफ के बहुत से ब्लॉग्स में ये नजर है ना कि जो साइडलाइन हो जाता है फिर वो बड़ा अच्छा नहीं, वो जो इन्होंने इनके लिए जो इनके ऊपर केसेस बने थे, वो मैं उन दिनों में भी कहता था जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी कि ये गलत। चल ठीक है, खान साहब की गिरफ्तारी के ऊपर खान साहब को देखे, मैं आपको बताऊं, द मोस्ट अनपॉपुलर गवर्नमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज दिस इज पीएम, ठीक है, एज पर माय डाटा, मेरे पास जो डाटा है। आप एक और मुजीबर रहमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक और नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको मैं बता देता हूं कि आपकी सीरियस एलिगेशन है, सीरियस एलिगेशन, इंसर्जेंसी। सर सुने ना, मैं आपको बताऊं, ये जो हरकतें हैं इनकी गवर्नमेंट ही कर रहा है ना, और कौन कर रहा है? इंसर्जेंसी आपकी बलूचिस्तान में है, इंसर्जेंसी आपकी जो है ना सिंध के अंदर है। लेकिन आप देखें, इंसर्जेंसी केपीके में है ना, ये जो है ना 2 के इमरान खान पठान नहीं है, ही इज नियाजी। लेकिन आप देखें कि जो वहां पर उनका जो लाइकिंग का रेशियो है ना वो 90%, ठीक है। और मैं खुदा ना कहता हूं कि अब तहरीके ना, देखें ये मोहसिन दावर और इसके साथ मिल जाएंगे कि जी हमारे पठान को आपने आने नहीं दिया, इसको अंदर कर दिया,
मतलब एक नया इशू खड़ा हो ये बता जाए, दें एक खान नया साहब- मुजीबुर रहमान आप बना सर रहे आई हैं। एग्री, मुझे ये बता दें कि खान साहब को गिरफ्तार ये हुकूमत कर लेगी, क्योंकि रोज ये नहीं, एस्टेब्लिशमेंट इज नॉट रेडी, एस्टेब्लिशमेंट इज नॉट रेडी। दे मरियम नवाज, मेरी जो इंफॉर्मेशन है, मेरे सोर्सेज कहते हैं कि मरियम नवाज कहती है इसको 2 घंटे के लिए भी अंदर जरूर डालो। और ये चैनल पे आकर राना सनाउल्लाह कह दिया कि मेरी ख्वाहिश है कि इमरान खान जेल में जाए। और ये ख्वाहिश की वजह क्या है? ये आपने कल ही इसने चैनल पे कहा है, सर, उसके मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, वो ये- क्या खानजादा साहब के उसपे जियो पे उसने कहा सर है, लेकिन ये जेल पे जाने से, खान साहब के जेल में इसलिए कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ भी गलत केस था मुंशियात का, ठीक है, इसलिए भी कि राना सनाउल्लाह को राना सनाउल्लाह साहब इस मुल्क के वजीर दाखिला हैं, उनकी तरजीहात कुछ और होनी चाहिए। ये नहीं है ना, नहीं, ये जाती- जाति यहाँ पर तो आपका पता है, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, मैं और आप हूं, मेरा आपसे मुकाबला है, आपका मेरे से मुकाबला हारून है। साहब, आप ज्योग्राफिकल मामला समझते हैं। हाँ। इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर नजर लगा बैठा है। बिल्कुल। हिंदुस्तान का डिफेंस बजट 13% से ज्यादा इसको इंक्रीज किया गया है, और पाकिस्तान में 50 बिलियन Exactly. USD। अब मुझे ये बता दें, इस वक्त पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, सीरियस अनस्टेबिलिटी है। इस सब के बाद इस मिनी बजट को इंप्लीमेंट करना, अवाम के मामलात को देखना, अवाम के मसाइल को सुनना, दाद रसी करना, फिर आपको इलेक्शंस कराने, इसी साल इलेक्शंस होने हैं। आप 1-2 महीने को आगे पीछे कर ले, लेकिन होने इसी साल है। सर ये कहां पे खड़े हैं हम? अच्छा, आप जो मिनी बजट कह रहे हैं ना 170 बिलियन, इट इज नॉट 170 बिलियन, मैं आपको Sir, इट इज मोर देन दैट। मोर देन दैट। क्योंकि इसमें पेट्रोल के जो 20 रुपए बढ़ाए वो तो आपको काउंट ही नहीं है ना, काउंटिंग में नहीं है, ठीक है। तो दिस इज, जब 20 रुपए इस पे आएंगे, और जो आपका इन्फ्लेशन का जो अभी जो है, जो फिगर्स है वो 33% पे है, ये आपका 40% पे चले जाएगा। कहीं पर किसी दुनिया की किसी इकोनॉमी, और फिर आगे आगे आप देखें कि IMF की एक और शर्त है कि जी आपका डिस्काउंट रेट है ना वो 20% किया सही। जाए, आपकी स्टॉक मार्केट क्रश हो जाएगी। आप ये बताएं कि लैंडिंग कैसे होगी। नहीं, आज आपका कल PAB का ऑप्शन हुआ है, ठीक है ना, आप ये देखें कि ऑप्शन के अंदर है ना, बैंकों ने है ना Interest नहीं था। 5 साल 10 साल और 15 साल के 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर में कोई बिड एक्सेप्ट नहीं हुई, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा मांग रहे थे। आप देखिए गवर्नमेंट टोटल बोरोइंग के ऊपर चल रही है, 1.7 ट्रिलियन रुपीस पाकिस्तानी बैंकों से वो ले चुके हैं। इंटरेस्ट रेट फर्दर बढ़ेगा, फर्दर होना तो ये चाहिए था कि भाई ये कहते हैं कि 6 की कैबिनेट रखता हूं, 8 की कैबिनेट रखता हूं, 10 मैक्सिमम IMF के मुताबिक है ना, ये 20 से 25 से ज्यादा लोगों की कैबिनेट नहीं होनी चाहिए। 150 के अंदर है ना, 150 लोग हैं, 170 लोग हैं, उसके अंदर 170 लोगों में आपको पता है कैबिनेट के मुशरा सर, वो ये 85 तौर पे बड़ा expensive 85 है। एक आप ये जो 25,000 गाड़ियों की बात करें सिंध में, 25, मैं आपको इसकी कैलकुलेशन, 25,000 गाड़ी सिंध में है, बाकी है ना 1,25,000 गाड़ियां दूसरे सूबों में भी हैं। Exactly, और है। उनका आपको पता है, हैरत अंगेज तौर पे मेरे पास उसकी कैलकुलेशन है, 75,000 गाड़ियां वो गैरेजेस में खड़ी है, और उनका पेट्रोल और उनकी मेंटेनेंस के एक्सपेंडिचर वो ले रहे हैं, गवर्नमेंट ले रहे हैं, गवर्नमेंट के इदारे ले रहे हैं। और मैं आपको एक और बात, 150 अरब रुपया ईयरली इसके ऊपर गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है, 150 बिलियन रुपीज। अगर सिर्फ आप मिनी बजट को हटा दें, ये सारी गाड़ियां ही हटा दें ना, गाड़ियां हटा दें, तो आपका जो ये पॉइंट है। लेकिन मैं दूसरा मैं आपको एक और चीज- मैं आपकी तरफ आता हूं। सलमान साहब, हारून साहब जो फिगर्स कोट कर रहे हैं, मोर लेस फिगर्स जी, वैसे ही हैं। जी। मुझे ये जरा समझा दें, इस वक्त हुकूमत अगर ये सारे इकदाम करती है, पॉलिटिकल एजिटेशन की तरफ हमारे सूरत हाल बढ़ती है, और इस वक्त आवाम को शायद तहरीक इंसाफ या किसी भी अपोजिशन जमात के लिए अपने साथ मिलाना थोड़ा आसान भी होगा जब आवाम में मुश्किलात होंगी, महंगाई होगी। व्हाट्स गोइंग टू हैपन? क्योंकि ये सूरत हाल तो वाज़ेह नजर नहीं आ रही, इलेक्शंस हैं नहीं है ये भी क्लैरिटी नहीं है, होगा क्या इसके बाद? नहीं, असल सवाल आपका था कि गिरफ्तारी होगी या नहीं, वहाँ ये मेन क्वेश्चन आपका है, समझ लें इस प्रोग्राम की सारी जान इसमें है। मैं ये कह सकता हूँ कि होना नहीं चाहिए। हुकूमत जिस तरह से हुकूमत चल रही है, जो इकदाम अब तक हुकूमत ने अचीव करे, क्या करना इस चाहिए? हुकूमत- हुकूमत अचीव क्या करेगी अगर खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं? हुकूमत के पास कोई बड़ी अचीवमेंट है, कोई $10 बिलियन आ जाएंगे हुकूमत के पास? कोई सवाल ही नहीं जाती है पैदा ना। प्रॉब्लम हो जाएगी। वो सियासी इश्यूज हैं ऐसे वक्त में, क्योंकि हुकूमत ने अब तक जो भी फैसले करे हैं उसमें कोई मैच्योरिटी है वो लेकिन नजर सलमान नहीं साहब, आई। मेरा फिर सवाल ये है ना, हुकूमत एक जानिब कह रही है कि मईशत बचाओ, मुल्क बचाओ, दूसरी जानिब हुकूमत खुद इंतशार को दावत दे रही है, खुद एक केओस को दावत दे रही है। ये कौन सी सोच है? ये क्या एक ही सांचे में दो अलग अलग हुकूमत ही नजर आ रही है? क्या नजर आ रहा है? देखें, मरियम नवाज से जब ये सवाल करा गया था कि भाई आप तो आई थी महंगाई मिटाओ और गुर्बत मुकाओ मार्च,
तो उनका जवाब ये था कि आप ये मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ, अवामी सवालात करें, ये सवालात आप हुकूमती लोगों से करें, मैं इसकी जिम्मेदार नहीं हूँ। ये उनका जवाब था, अभी 10-12 दिन पहले की बात है। और मीडिया जो है वो ऐसी चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं करता, ना ज़्यादा डिस्कशन होता है, वो दूसरी चीज़ पे डिस्कशन होता रहता है। तो वो इंटेंशंस जो हैं वो वाजे हैं। मुझे लग रहा है कुछ और इरादे, देखिए ना, न्यूक्लियर स्टेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अभी तक कोई भी ऐसा काम हुकूमत का नज़र नहीं आ रहा है किसी तरीके से भी कि वो किसी तरह से भी सिंसियर है या मुल्क बचाने की तरफ है या किस तरफ जा रही है। इस्टेब्लिशमेंट का रोल भी समझ नहीं आता, शायद वो अभी एस्टैब्लिशमेंट भी अनक्लियर है, बिल्कुल अनक्लियर है, बिल्कुल अनसर्टेनिटी They are very हर दफा clear. चाहिए। पहले एक वक्त होता था कि हमें कॉन्फिडेंस होता था कि कोई चीज मौजूद है, लेकिन अब वो भी जो है उस तरह से भी कोई क्लियरिटी नहीं है। अच्छा एक चीज ये, अभी ये हुकूमत ने, वैसे एक सवाल ये भी था कि हुकूमत चाहती थी कि बजट पेश करके हुकूमत फिर इसके बाद एग्जिट कर ले इलेक्शंस का। जी। बजट पेश कर दिया, अब हुकूमत एग्जिट के लिए जाएगी? नहीं, अब इलेक्शंस के ये लिए मिनी बजट है, एक बजट आने वाला है 2 महीने बाद। अभी सर, तो ये मतलब अभी अगर तो बजट से 2 महीने 3 महीने पहले अगर बजट दे दिया तो फिर क्या हो गया? फिर छोड़ होगी ना, जिद तो पूरी हो गई। जी देखें, अभी तक जो भी है किसी एंगल से भी, यानी हमारी जो आवाम है वो अनसर्टेन है, कंफ्यूज्ड है कि किस तरफ डायरेक्शन है, क्या होगा, किस तरीके से होगा, क्या नहीं होगा। अलबत्ता मैं जो पहले बात कर रहा था वो ये था कि बेहतर होगा अगर ये अभी भी कुछ थोड़े से होश के नाखून लेके और कॉन्फ्लिक्ट्स को आपस के जो है वो जो भी है उसको खत्म करके एक पेज पे अगर आ जाते हैं, फॉर द टाइम बीइंग इन चीजों को जरा थोड़ा सा कूल डाउन कर दे। इसका देखें, इसका असरात है इसके बड़े बड़े अपोजिशन को भी है और हुकूमत को तो लेकिन उसके लिए कंसाइज होना पड़ेगा ना, एक पेज पे मुत्तफिक होना पड़ेगा कि ये वो चीजें जो मैं एक सर्टेनिटी से कह सकता हूं। बिल्कुल ठीक है। हारून साहब फाइनल कमेंट मुझे दे दें, ऐड कर दीजिएगा कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट, आपको क्या लग रहा है एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही? क्योंकि अगर पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता किसी भी तौर पे इस तरह का सेटबैक होता है तो आप भी जानते हैं सबसे पहला वार हमारे दुश्मनों का किसके ऊपर होगा? एटमी असासों के ऊपर होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितनी बदनाम एस्टैब्लिशमेंट हो गई है ना पिछले ये 8 महीने के अंदर, साल के अंदर, इतनी मैंने अपनी जिंदगी में तो मैं भी आई एम क्रॉस 50 ईयर्स, लेकिन मैंने अपने 50 साल में ऐसे नहीं देखा। Establishment is they said कि they are neutral but they are not neutral। असल में न्यूट्रल इसलिए कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, ये जो भी कर रही है गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन पहले वो इंटरफेयर करते थे, अब वो इंटरफेयर नहीं कर रहे। सही। अच्छा, इसहाक डार ने अभी है ना ये बजट, ये जो मिनी बजट पेश, इसमें कहा आए हम मईशत पे मिलजुल कर काम करते हैं और भूल जाए एक आपस के इख्तलाफात। और भाई, आप पहले तो इमरान खान ने गलती की कि कौमी असम्बली में बैठा, अगर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होती तो ये आज ये हालात नहीं होते। एक बार अब इन्होंने गलती कर दी, उसको रेक्टिफाई, इनको 8 महीने के बाद एहसास हुआ कि जी चलो हम असेंबली में जाते हैं वरना हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जैसे ही वो जाने लगे उनको और डी नोटिफाई कर दिया गया। एक तरफ आप कहते हैं आए, फिर आप उसकी तरफ कहते हैं डी नोटिफाई, तीसरी तरफ आप केसेस करते हैं। शौकत तरीन के ऊपर आप देखें, मैं आपको बताया, एक क्रिमिनल होता है ना, उनके लिए इंटरपोल के है ना वारंट होते हैं। आप शौकत तरीन के लिए FIA ने इंटरपोल का वारंट निकाल दिया, ठीक है ना। मतलब इन हालात के अंदर हाउ यू एक्सपेक्ट फ्रॉम बोथ पार्टीज के वो दोनों एक साथ आके बैठ जाएंगे? हारून साहब मुझे ये बता दें, ये जो बोथ पार्टीज के बैठने की बात है, ये सारी सूरत हाल कंट्रोल हो सकती है अगर कोई और चाहे, सारे मामला कंट्रोल हो सकते हैं? क्या एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त इस फेज में, इस मूड में है कि ये मामला को संभाला जाए? नहीं, दे डोंट वांट टू इंटरफेयर, आई टेल यू ना, आई टोल्ड यू दैट वो इंटरफेयर करना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि ये अगर इसकी फेवर में बोलते हैं ना तो ये इसके खिलाफ है ना सोशल मीडिया पे स्टार्ट हो जाते हैं। आपने मुझे नहीं फिर हारून साहब, मुझे आपने कहा ना कि खान साहब ने इस्तीफा दिया, इस्तीफे कबूल हो गए, अब ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं, ज़मीनी इंतखाबात में ना नून लीग का कैंडिडेट है ना पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है, फिर ये इलेक्शंस का जो एक्सपेंस है वो होगा, फिर ये तहरीक इंसाफ अगर इन सीट्स के ऊपर कामयाब होकर आ जाती है तो सर ये सारी प्रैक्टिस में नुकसान किसका है? अवाम का, पाकिस्तान का नुकसान है, अवाम का नुकसान है। ISI के चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था, आपसे कुछ अर्से पहले जो फर्स्ट टाइम वो अपेयर हुए थे, उन्होंने वाजे तौर पे एक बात कही थी कि हम डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे। इससे ज्यादा क्या डिस्टेबलाइजेशन होगी? एग्जैक्टली ये बड़ा अहम मसला है कि डिस्टेबलाइज, मैं अगर एस्टेब्लिशमेंट होता तो मैं इंटरवीन कर चुका होता इसमें। एंड कहीं ना कहीं मैं फिर ये They have to. This is the मुल्की only इदारों की way. जिम्मेदारी This is है the कि only अगर way. मौजूदा हुक्मरान, मौजूदा ऑपोजिशन अगर अपना काम नहीं कर रहे तो इन्हें फेयर वेस्ट जरूर आप मैं आपको बता दूं कि हमारे सोर्सेज जो हम टॉक्स करते हैं आपस में, ठीक है, जिसमें आर्मी के सीनियर अफसरान भी होते हैं, उसमें ये कह दिया गया है कि जी दे एक्सेप्ट के जी इमरान खान इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर नाउअडेज, ठीक है। साल पहले ही वाज नॉट द पॉपुलर पर्सन, ठीक है।
इनकी हरकतों की वजह से ही बिकम द पॉपुलर। अच्छा, दूसरी बात है कि सम यूरोपियन कंट्रीज, 4 यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग एन अमेरिका, दे हैव सेड, इन्होंने बोल दिया है कि जी वी डोंट वांट इमरान खान, क्योंकि इमरान खान है ना, वो जाहिर है, मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान की बात करता है, गालिबन रिजिड है, नीचे तो रिजिड शायद है, और है ना, देशों पे- हाँ, बहुत सारी चीजें, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि U-turn अमेरिका भी को अड्डे चाहिए थे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं तो आर्मी वालों के साथ बैठता हूँ ना, मुझे पता है कि ठीक। इनको है ना यहाँ पर वैसे आप चेंज अड्डे हो गए चाहिए इमरान थे। साहब, उन्होंने ठीक है, बाजवा साहब पे डाल दिया साहब। अच्छा, वो भले वो तो उनकी आदत है, यू टर्न ले रहे हैं, जो भी कर रही है वो उनकी अब अपनी अब आदत। अमेरिका अच्छा, को बुरा नहीं करे मैं आपको बता दूं कि सर फाइनल कमेंट अमेरिका नहीं चाहता कि इमरान खान आए, इसलिए अमेरिका किसी भी तरीके से पाकिस्तान को, इधर आपने एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल से है ना एक बात की थी कि आप क्या चाहते, मतलब आपके क्या प्लान है, तो वो उन्होंने एक बात की थी कि वी आर स्केर्ड ऑफ पाकिस्तानी ओनली। सर ये आपका पॉइंट आ गया, ठीक है लेकिन ना, और आई एम सॉरी प्रोग्राम का वक्त इजाजत नहीं दे रहा, मुझे प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा, लेकिन एक सूरत हाल यकीनी तौर पर वाज़ेह है कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत की जानिब से जो इकदाम किए जा रहे हैं, इससे पाकिस्तान को $1.1 बिलियन IMF से जरूर मिल जाएंगे। इसके नतीजे में ये भी हो जाएगा कि पाकिस्तान को जो दोस्त ममालिक हैं, जो कमिटमेंट्स पाकिस्तान को की गई तकरीबन $9 बिलियन तक की हैं, यानी कि पाकिस्तान के पास रिजर्व्स इस हद तक जरूर होंगे कि 9 बिलियन या 10 बिलियन डॉलर तक पाकिस्तान के पास बैंक्स में मौजूद होंगे। लेकिन इन सबके बाद एक सवाल उठाया जाएगा कि अगर इकदाम कर लिए जाते हैं, आवाम को मुश्किल हालात में डाल के आवाम को मजबूर कर दिया जाता है कि आप मुश्किल फैसले लें, तो फिर क्या हुकूमत इस बजट में इलेक्शंस की तरफ बढ़ेगी या नहीं? ये सवाल आज आपकी तरफ छोड़े जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान में स्टेबल गवर्नमेंट ना होने की वजह से जो मुश्किलात हैं, इसका बड़ा असर एक आम आदमी पर पड़ा है। अगर ये सूरत हाल ऐसे ही कंटिन्यू रहती है और अगर इसमें खान साहब की या दीगर सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियां इसी तर्ज पर जारी रहती हैं, तो फिर यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि शायद हुकूमत की तरजीहात कुछ और है। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान होने को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।